हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की यानी गति। तो अगर हम गति की यानी मोशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। मोशन का मतलब या मोशन वह अवस्था है जिसमें समय के साथ जो है जो डिस्टेंस है उसमें परिवर्तन आता है या समय के साथ आप अपनी जगह को बदलते हैं, तो इसको आप मोशन या गति कहते हैं। मोशन किस तरीके से होता है, जैसे कि हम बात करते हैं जानवरों की या इंसानों की, तो हम पैरों के माध्यम से चलते हैं, मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर हमें कहीं दूर जगह जाना है, जैसे कि आपको देहरादून से दिल्ली जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? आप ट्रेन के माध्यम से जाएंगे, आप बस के माध्यम से जाएंगे या आप कार के माध्यम से जाएंगे। अगर आपको इंडिया से कहीं दूर देश जैसे कि अमेरिका जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? आप फ्लाइट से जाएंगे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपनी जगह को या पोजीशन को बदल रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। और जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं जिसके जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं या पहुंच सकते हैं। पर अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है वो है ट्रांसपोर्टेशन यानी यात्रा। क्योंकि जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करते हैं, यातायात के माध्यमों का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपका ट्रेन हो गया, बस, कार, हवाई जहाज, तो ये क्या है? यातायात के साथ। अब हम बात करते हैं उस समय की जब इस तरीके के यातायात के साधन नहीं होते, तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। अगर हम बात करें अर्ली मैन की, तो हम ये जानते हैं कि पूरा उस समय में जो है इस तरीके के यातायात के साधन नहीं थे, तो व्यक्ति अपने पैरों के माध्यम से यानी पैरों से चलकर ही एक जगह से दूसरी जगह जाता। जैसे कि अगर हम बात करें अर्ली मैन होते थे, वो क्या करते थे, जैसे उन्हें कहीं शिकार मिला और उसे अपने घर तक या अपने जगह तक लेके जाना है, तो वो उसे किसी लकड़ी में लटकाकर हाथ कंधों पे रखकर उसे वहां तक लेके जाते, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके जो मानव है वो समझदार होता गया, इंटेलिजेंट होता गया। उसने पशुपालन शुरू किया। उसने क्या किया? जानवरों को पालना शुरू किया और उनके माध्यम से अपना जो यातायात का जो साधन है उसमें इम्प्रूवमेंट किया। जैसे कि वो घोड़े को पालने लगा, बैलों को पालने लगा, जिससे वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता। अगर उसे कहीं एक जगह से दूसरी जगह, कहीं दूर जगह जाना है, तो वो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी के माध्यम से दूसरी जगह तक या एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। धीरे धीरे मशीनों का आविष्कार हुआ, मशीनीकरण आया और ट्रैक्टर जैसे आपका ट्रैक्टर हो गया, आपकी गाड़ियां होगी, इनका निर्माण हुआ। तो धीरे धीरे करके जो मानव की डिपेंडेंसी थी, उसकी आश्रितता थी, किसके ऊपर आश्रित था? वो जानवरों के ऊपर। वो खत्म होती गई और वो मशीनों के ऊपर आश्रित होने लग गया। और ट्रैक्टर के माध्यम से जो गाड़ी है, जैसे कि आपका कार, बस, इनके माध्यम से वो अपनी जो है यातायात के साधनों का वो निर्माण करने लगा और एक जगह से दूसरी जगह तक जाने लगा अपने साधनों को या अपने जो सामान जो उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है उनको वो ले जाने में उसको आसानी। फिर धीरे धीरे करके ट्रेन का आविष्कार हुआ, जो है पानी के जहाजों का आविष्कार हुआ और जो है आपके जो हवाई जहाज है उनका निर्माण। तो इस तरीके से जो यातायात के साधन है उनमें चेंजेस आए, समय के साथ, जरूरतों के साथ उनका निर्माण होता है।
Ever since ancient times, humans have devised different means of transport to traverse from one place to another. यानी पुराने समय से या प्राचीन काल से ही मानव ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों की खोज की। अब अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शुरुआत में जो अर्ली मैन थे उन्होंने क्या किया, वो अपने पैरों से जाते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, उनसे बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी बनाई, फिर ट्रैक्टरों का निर्माण किया, बस कार का निर्माण किया, ट्रेनों का निर्माण किया और आखिरी में आपके जो जहाज है, जैसे पानी के जहाज है और हवाई जहाज है, इनका निर्माण। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किसी व्यक्ति को समुद्र पार कर, तो वो किसके जरिए कर सकता है, आपके जो पानी के जहाज है, ठीक है, या अगर किसी को नदी पार करनी है तो वो बोट के माध्यम से नदी पार कर सकता है। तो जो उन्होंने बोट बनाई, उन्होंने किस तरीके की बोट्स बनाई, ऐसे शेप में बनाई जैसे कि पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कि आपके मछलियां हो गई, ठीक है, जो इस तरीके के मछली हो गई, इनके जो शेप होता है इसके शेप में उन्होंने क्या बनाए, बोट्स बनाए, यानी नाव बनाए, ताकि वो पानी को पार कर सके और उधर से दूसरी जगह जा सके। They design boats that resemble the shape of animals living in water to travel across water bodies. They invented the wheel which led to the invention. अब क्या हुआ, अगर हम बात करें जानवरों के बाद, जैसे उन्होंने जानवर पालने शुरू करे, तो उससे पहले क्या किया, उन्होंने व्हील का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, पहिए का निर्माण किया, जिससे उन्होंने कार्ट्स बनाई, जैसे कि बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी, इनका निर्माण। एंड अदर एनिमल ड्रिवन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उन्होंने ऐसी नावें डिजाइन की जो जल निकायों में यात्रा करने के लिए पानी में रहने वाले जानवरों के आकार की तरह दिखाई देती हैं। उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, जिनसे गाड़ी और परिवहन के अन्य जानवरों द्वारा संचालित साधनों जैसे आविष्कार। During the beginning of 19th century, humans designed the steam engine, which was followed by automobiles and motorized vehicles. यानी फिर क्या हुआ, 19वीं सदी के शुरुआत में स्टीम इंजन यानी भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसके बाद जो आपके ऑटोमोबाइल्स है और जो आपके मोटर चलित वाहन है, इन सब का निर्माण होना शुरू। 19वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान मानव ने भाप के इंजन को डिजाइन किया, जिसके बाद ऑटोमोबाइल और मोटर चालित वाहनों का निर्माण हुआ। अब अगर हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, यानी यातायात के साधनों की बात करें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शुरुआत में इंसान पैदल चलता था, ठीक है, कैसे चलता था, अपने पैरों के माध्यम से, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। फिर उसने पहिए का आविष्कार किया, पहिए का निर्माण किया और फिर बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी का निर्माण किया। इसके बाद भाप के इंजन का निर्माण हुआ, जिसके कारण बस ट्रक हो गए, आपके जो आपकी ट्रेन है, इनका निर्माण हुआ और धीरे धीरे करके आपके जो बाकी जो आपके ऑटोमोबाइल्स हैं उनका निर्माण। तो अभी हमने बात करी किसकी, यातायात के साधनों की। यातायात के साधन कौन कौन से हैं और किस प्रकार से जो है यातायात के साधनों का निर्माण हुआ, किस तरीके से उसमें चेंजेस यानी बदलाव। अब हमारा अगला टॉपिक है हाउ वाइड इज द डेस्क, यह डेस्क कितना चौड़ा है। तो अगर आपको किसी भी डेस्क की चौड़ाई को नापना है तो आप बेसिकली क्या नाप रहे हैं, उसकी विड्थ नाप रहे हैं, ठीक है, यानी आपको बेसिकली उसकी क्या नापनी है, लेंथ नापनी है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि उसकी लंबाई आपको नापनी। तो जैसे कि कोई एक डेस्क है और दो बच्चे क्लास में बैठे। अब क्या हुआ, वो दो बच्चे जो कि डेस्क पे बैठे हैं, उनको जगह चाहिए किताबें खोलने के लिए ताकि वो पढ़ाई कर सके।
तो अब क्या होता है, बीच में वो क्या करते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह। कोई कह रहा है कि मुझे कम जगह मिल रही है, कोई कह रहा है मुझे जो है इसने जो है जगह बिल्कुल भी नहीं। तो इसको अगर हम, इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉर्ट आउट करें तो हम क्या करेंगे, हम उस डेस्क को बराबर जो है बांट, यानी बराबर उसका जो है डिवीजन कर देंगे, ताकि दोनों बच्चे आराम से उस डेस्क में अपनी किताबें खोल के पढ़ सकें। अब इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स जो है, बहुत सारे जो मेथड्स है उनका यूज करते हैं। जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के उससे जो है पूरे डेस्क की मेजरमेंट ले सकते हैं, जो उसकी चौड़ाई है उसको नाप सकते हैं, और फिर उसे आधे आधे जो भागों में है उसे बांट, या हम किसी जो आपकी तार है या थ्रेड है उसके माध्यम से भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो मेथड इन्होंने दिया है, जैसे कि हम किसी वस्तु को ले लेते हैं, यहाँ पे एक गुल्ली डंडा लिया। अब इस जो ये गिल्ली डंडा जो लिया है, इसको लेके फिर इन्होंने क्या किया है, इस जो ये डेस्क है या मेज है, इसकी चौड़ाई को नापा, और इन्होंने ये देखा कि इसकी जो चौड़ाई है वो 2 गिल्ली और 2 डंडे के लंबाई के बराबर। अब इन्होंने क्या किया, एक गिल्ली और एक डंडे को लिया, उसके अनुसार एक लाइन खींची और इस जो ये डेस्क है इसे बराबर भागों में बांट। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये जो लाइन है वो मिट गई। अब दोबारा से बच्चों के बीच में लड़ाई होने लग गई। तो अब उन्होंने क्या किया, उनके पास वो गिल्ली डंडा नहीं था, वो दूसरा गिल्ली डंडा लेके आए और उन्होंने फिर से नापा। और उन्होंने इस बार क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने दोबारा गिल्ली डंडा के माध्यम से इसकी जो चौड़ाई है उसे नापी, तो ये बराबर आई, जो 2 डंडा और 1 गिल्ली। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली कंडीशन में या पहले केस में क्या हुआ, जो चौड़ाई है वो 2 गिल्ली 2 डंडे के बराबर थी, दूसरे केस में 2 डंडा और 1 गिल्ली के बराबर। यानी क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो गिल्ली डंडा है इसकी जो साइज है उस पर डिफरेंस है। यही कारण है कि हम इसको जो है बांटने के लिए, या फिर अगर आप ये कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे डेस्क लिया गया है, मेज लिया गया है, मेज की जो चौड़ाई है उसे मापने के लिए गिल्ली डंडा का उपयोग सही नहीं, क्योंकि इनका जो साइज है वो अलग अलग हो जाता है, जिस कारण हम इसे स्टैंडर्ड नहीं मानते। इसी तरीके से हम तार का भी यूज करते हैं लेंथ को नापने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तार ले लेते हैं। अब इससे क्या करते हैं, इसकी मदद से हम डेस्क को नापते हैं, डेस्क की चौड़ाई को नापते हैं और इसे बराबर भागों में बांटते हैं। पर अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, या जो आपके पास ये तार है इसकी, तो आप इस तार को फोल्ड कर सकते हो, इसको 1/4, 1/3, मतलब इस तरीके से आप इसे फोल्ड करके इसको और छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें गिल्ली डंडा से, जो अगर हम तार की बात करें तो ये ज्यादा बेटर है मेजरमेंट के लिए, यानी अगर आपको मापन करना है तो गिल्ली डंडा से ज्यादा सही हमें जो है ये स्ट्रिंग लगी। तो इस तरीके से जो है ये क्या है, मापन की एक विधि है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि गिल्ली डंडा जो है उसका जो शेप है, आकार है, वो अलग अलग होता है। तारों का भी आपका आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप अगर एक फिक्स मेजरमेंट लेके उसे तोड़े और उसका यूज करें तो वो थोड़ा आपको जो है मेजरमेंट करने के लिए सही बैठता है। तो अब हम बात करते हैं लेंथ। तो अब हम बात करते हैं लेंथ और डिस्टेंस की, यानी लंबाई और दूरी। लंबाई क्या होती है, दूरी क्या होती है। अगर हम किसी भी वस्तु की बात करें, जैसे कि हम डेस्क की बात कर रहे हैं, तो इस डेस्क की यानी इस मेज की एक कोने से दूसरे कोना, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जो ये लंबाई है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी ब्लॉक की बात करें, तो ये जो ब्लॉक है
इसकी जो ये डिस्टेंस है, जो इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। वहीं जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, तो दूरी का मतलब होता है दो जगहों के, दो जो आपके पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डिस्टेंस की यानी दूरी की, यानी कि हम क्या कहते हैं, हमारा स्कूल हमारे घर से कितना दूर है, कितने डिस्टेंस पे, हम ये नहीं कहते कितनी लेंथ पे, कितने डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे। वहीं अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई हम किसी ऑब्जेक्ट की किसी वस्तु की लेते हैं। जैसे कि हमने बात करते हैं कि ये जो घर है ये कितना लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इस तरीके से जो लंबाई है और दूरी है, इनमें क्या है, डिफरेंस है। डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ हाउ फार और लॉन्ग समथिंग, यानी डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली कोई भी चीज कितनी दूर है, ठीक है, कितनी दूर है, हम उसके लिए दूरी का जो है यूज करते हैं, डिस्टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ अ टेबल, जो टेबल की क्या होती है, लेंथ होती है। सॉकर फील्ड की भी लेंथ होती है। और जब हम बात करते हैं दो जगहों की, तो इनके बीच की क्या होती है, दूरी होती है। अब अगर हम लेंथ की बात करें यानी लंबाई की बात करें, क्योंकि ये दोनों यानी जो आपकी लेंथ है और जो डिस्टेंस है, ये दोनों जो टर्म्स हैं वो लगभग एक जैसी हैं। तो इनकी जो यूनिट है वो भी जो है आपकी बेसिक जो यूनिट है, जो कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट है, वो भी जो है हम एक ही जैसी लेते हैं। जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो लंबाई को हम यूनिट की टर्म्स में मेजर करते हैं। और अगर हम यूनिट की बात करें तो जो लेंथ होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी मीटर होती है, ठीक है, क्या होती है, मीटर। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस की यानी दूरी की, हम बात करते हैं कि जैसे देहरादून से दिल्ली की दूरी कितनी है, तो हम जब इसकी दूरी बताएंगे तो हम जिस यूनिट में से बताएंगे वो आपकी कौन सी है, किलोमीटर है, किलोमीटर। तो यानी कि जो आपकी लेंथ है, जहां जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसी भी टेबल की लेंथ की, तो टेबल की लेंथ छोटी होती है, तो इसलिए हम वहां पे सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है, क्या ले सकते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं। वहीं अगर हम दो जगहों के बीच की दूरी की बात करते हैं तो इस केस में हम किलोमीटर लेते हैं, क्योंकि जो दूरी है वो बहुत जो जगह है, दोनों पॉइंट्स है वो बहुत दूर है, तो इसलिए हम वहां पे किलोमीटर का उपयोग करते हैं। लेंथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट, यानी जो लेंथ है, लंबाई है, इसे हम यूनिट से, एक यूनिट होती है उससे हम इसे मेजर करते हैं। अ यूनिट इज अ कंपैरिजन ऑफ अ अननोन क्वांटिटी विद दैट ऑफ अ नोन क्वांटिटी। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है, इकाई क्या है, इकाई जो है वो एक कंपैरिजन होता है। क्या होता है, कंपैरिजन होता है किसके बीच में, एक ऐसी क्वांटिटी जो हमें पता है और एक ऐसी क्वांटिटी जो हमें नहीं पता। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि जो आपकी टेबल है उसकी जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर, क्या है, 50 सेंटीमीटर है, आप ये कहें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक क्वांटिटी पता है, कौन सी, 50 सेंटीमीटर, क्या है, जो है आपकी अननोन क्वांटिटी है। तो जब हम इन दोनों क्वांटिटी को एक साथ ले लेते हैं तो आप किसी भी चीज की लेंथ यानी लंबाई को बताते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। इट इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ कॉमन स्टैंडर्ड और कन्वेंशन इन ऑर्डर टू मेक कैलकुलेशन, यानी आपको क्या करना होता है, एक कॉमन स्टैंडर्ड लेना होता है ताकि आप कैलकुलेशन कर सके और जो आपकी लेंथ है इसको आप डिस्क्राइब कर सके, इसको आप बता सके कि लंबाई कितनी है। जैसे कि यहाँ पे हम 50 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो इसमें जो सेंटीमीटर है ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, क्या है, ये स्टैंडर्ड है, इसका सबको पता। और जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कौन सी है, 50। लंबाई को एक इकाई के संदर्भ में मापा जा सकता है। एक इकाई एक ज्ञात मात्रा के साथ एक अज्ञात मात्रा की तुलना है। दुनिया भर में गणना और विश्लेषण को आसान बनाने के लिए एक सामान्य मानक
की परिपाटी स्थापित करना आवश्यक है। अब हम जो है एक एक्टिविटी को समझेंगे। तो जैसे कि हम पिछली एक्टिविटी में देख रहे थे कि जो डेस्क है इसकी लेंथ को जो है नापने के लिए हमने गिल्ली डंडा का यूज किया। तो इसी तरीके से जो ये डेस्क है इसको नापने के लिए हमने एक स्ट्रिंग यानी तार का भी उपयोग किया। अब आपको क्या करना है, इस डेस्क की लंबाई नापनी है तो आप एक तार लेंगे। अब आप क्या करेंगे, उस तार को इसके साइड में रख दें और इसकी लंबाई नापेंगे। और आपने क्या देखा, आपने जब इसे नापा इस तार से तो आपने ये देखा कि जब आप वायर्स को लगाते हो या इस वायर को 2 बार लगाते हो, इस तार को 2 बार लगाते हो तो आपको इस डेस्क की लंबाई यानी लेंथ मिलती है। तो बेसिकली हुआ क्या है, आपने एक स्टैंडर्ड एक वैल्यू ली जो कि आपकी तार की लंबाई, और उसे आपने कितनी बार लगाया, 2 बार लगाया, जिस कारण इसकी जो यानी जो डेस्क है इसकी जो साइड है या बाउंड्री है वो पूरी कवर हो और आपको ये पता चल गया कि जो ये डेस्क है इसकी लंबाई कितनी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो आपके हाथ होते हैं, हथेली होते, इनका भी आप उपयोग करते हैं लंबाई को नापने के लिए। जैसे कि आपकी डेस्क है और आप इसकी जो कोना है उसको आप नाप रहे हैं अपने हाथों से इस तरीके से रख के। तो हम क्या करते हैं, इसे रखते हैं और जैसे कि सपोज 4 यानी 4 हैंड स्पैन, इसे क्या कहते हैं, हैंड स्पैन कहते हैं। तो जो 4 हैंड स्पैन है वो आपकी जो डेस्क है उसकी लंबाई है। तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या लिया, एक आपकी क्वांटिटी है जो फिक्स है, जो नोन है, यानी जो आप जानते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हैंड स्पैन है। और 4 क्या है, नंबर है, नंबर ऑफ हैंड स्पैन, यानी 4 हैंड स्पैन से आपने जो है इस डेस्क की जो लेंथ है उसे नापा। अब अगर हम बात करें मापन की तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट बेसिकली जैसे कि अभी हम देख रहे थे, हमें एक क्वांटिटी पता है और एक अननोन क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होता है, इन दोनों के बीच में जो तुलना होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। दिस नोन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। और ये जो नोन क्वांटिटी होती है इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट यानी इकाई है। यानी बेसिकली मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, एक कंपैरिजन है, एक तुलना है, किसके बीच में, एक ज्ञात राशि और एक अज्ञात राशि, यानी नोन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी के बीच में। और जो आपकी नोन क्वांटिटी है उसे ही हम यूनिट यानी मात्रक कहते हैं। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उस प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स, यानी हम हमेशा जब भी हम मेजरमेंट यानी मापन की बात करते हैं तो हम इसे 2 पार्ट में जो है एक्सप्रेस करते हैं, 2 भाग में एक्सप्रेस करते हैं। पहला होता है आपका नंबर, दूसरा होता है आपका यूनिट। 1 पार्ट इज नंबर एंड अदर पार्ट इज यूनिट ऑफ द मेजर। किसी माप के परिमाण को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, एक भाग संख्या है तथा दूसरी भाग ली गई मापक का मात्रक होता है। यानी जब भी हम मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट कंपैरिजन है यानी तुलना है 2 चीजों के बीच में, एक आपकी नोन होती है यानी ज्ञात और एक अज्ञात राशि के बीच में। ज्ञात राशि जो आपकी यूनिट होती है, अज्ञात राशि, ठीक है। अब हम बात करें जो ये पार्ट होता है यूनिट का, सॉरी जो मेजरमेंट का, तो एक नंबर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, न्यूमेरिकल पार्ट यानी जो संख्या हो। दूसरी क्या होती है, दूसरी जो पार्ट होता है वो आपकी जो है यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं
जो आपकी नॉन न्यूमेरिकल जो होती है आपकी पार्ट। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, यानी मापन के मानक मात्रकों। अगर हम बात करें मानक मात्रकों की, यानी ऐसे मात्रक या ऐसी यूनिट जो कि स्टैंडर्ड है, यानी हर जगह चलती। अब अगर हम पुराने समय की बात करें, यानी पहले के टाइम पे, एंशिएंट टाइम में, जो पैरों की लेंथ है या पैरों की जो स्टेप है, इसको भी जो है मेजरमेंट के तौर पे या मेजरमेंट की यूनिट के तौर पे, मापन के मात्रक के तौर पे लिया जाता है। इसी तरीके से हैंड स्पैन, आर्म लेंथ, रोप, इनका उपयोग पुराने समय में मेजरमेंट के लिए यानी मापन के लिए किया जाता है। In ancient time, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different unit of measurement. प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता है। यानी पुराने समय में जो हमारे बॉडी पार्ट्स थे, उनका उपयोग भी मेजरमेंट के तौर पे यानी मापन के तौर पे हुआ करता था। इसी तरीके से हमारे जो बाकी एंशिएंट मेजरमेंट यूनिट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूबिट। तो आपका जो क्यूबिट जो होता था, वो किसी भी आदमी की जो है हाथों की जो है वहां से जो एल्बो है, ठीक है, कोहनी जो है वहां तक की जो लेंथ थी, उसको क्यूबिट जो है लिया जाता था और इसको जो है मेजरमेंट के लिए यानी मापन के लिए उपयोग किया जाता था। इसलिए इसी तरीके से अगर इंच की बात करें, तो जो आपका थंब होता है, अंगूठा होता है, उसका जो ये लेंथ थी, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यार्ड की बात करें तो यार्ड जो था वो उसका उपयोग किया जाता था, जो कि नाक से हाथ तक की डिस्टेंस, यानी जब आप अपने हाथ को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, नाक से जो ये हाथ की उंगली है यहाँ तक की जो दूरी है, उसको यार्ड कहा जाता है। इसी तरीके से फैथम जो था, जब आप दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हैं, दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच यानी खींच के कर देते हैं, तो आपके जो दोनों हाथ हैं, इनकी जो उंगलियां हैं, इनके बीच की जो दूरी है, उसे फैथम किया कहा जाता था। इसी तरीके से माइल की बात करें तो एक सोल्जर या सिपाही के 1000 डबल स्टेप्स जो होते थे, उसे माइल कहा जाता था। इसी तरीके से अगर करें तो जो मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, जो मध्यमा होती है, ठीक है, जो हमारी मध्यमा ये उंगली है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो मोटाई है, उसको डिजिट कहा जाता है। एकड़ जो है, इसी तरीके से एकड़ का यूज किया जाता था, ठीक है। और एकड़ में क्या होता था, जब 2 बैलों से जो है खेत को एक दिन में जितना खेत जोता जाता था, उसको हम एकड़ कहते थे। इसी तरीके से फुट यानी पैरों का भी यूज मेजरमेंट के तौर पे यानी मापन के तौर पे किया जाता है। तो ये आपकी कुछ जो है एंशिएंट मेजरमेंट की यूनिट्स है। अब बेसिकली हम बात करें मेजरमेंट की यूनिट्स की, तो जो एंशिएंट मेजरमेंट की यूनिट थी, यानी पुराने समय में जो मापन के जो मात्रक थे, वो हमारे शरीर से रिलेटेड। और आप ये जानते हैं कि कहीं पे हम हाथ का यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम पैरों का यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम हाथों की कोहनी तक की जो डिस्टेंस है उसका यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप ये जानते हैं कि सब जो व्यक्ति है उनका शरीर अलग होता है, उनके जो बॉडी पार्ट्स है उनकी लेंथ में या लंबाई में, चौड़ाई में भी भिन्नता होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यूनिफॉर्मिटी की बात करें, यानी कि एक समानता या एक रूपता की बात करें, तो इसमें एक रूपता कहीं दिखाई नहीं दे। अब अगर हम बात करें, जैसे कि आप जो है हैंड स्पैन की ही बात करें, तो किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो उसके लिए 1 हैंड स्पैन अलग अलग हो जाए। इसी तरीके से अगर हम पैर की बात करें, फुट की बात करें, तो फुट को भी हम मेजरमेंट के तौर पे लिया करते थे। किसी का पैर बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो जिस व्यक्ति का पैर छोटा है उसके लिए 1 फुट छोटा होगा,
जिस व्यक्ति का पैर बड़ा है उसके लिए 1 फुट बड़ा हो। तो इसी तरीके से जो, क्योंकि ये हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड थे, तो क्योंकि बॉडी पार्ट्स की जो लेंथ है वो अलग अलग है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिस कारण ये इसकी जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं बनी, यानी एक रूपता या एक समानता नहीं बनी। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट बनाई। क्या बनाई? स्टैंडर्ड यूनिट। और इनको हम बोलते हैं, इन यूनिट को हम कहते हैं एसआई यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इन जो मेजरमेंट है, मापन है, इसमें एक रूपता आए, एक समानता है। इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसआई यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उनका यूज किया। अगर हम बात करें लेंथ की, लंबाई की, तो लंबाई की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड have accepted a set of standard unit of measurement. The system of units now used is known as International System of Unit, SI unit. The SI unit of length is meter. एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के सेट को स्वीकार कर लिया है। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई मात्रक कहते हैं। अब अगर हम बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? एसआई मात्रक की, जो कि क्या है? मीटर है, लेंथ के लिए मीटर है। तो इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं? स्केल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्केल का। तो हमारे पास जो है, जैसे कि आप जानते हैं, जब भी आप लेंथ की बात करते हैं तो जब हम छोटी लेंथ लेते हैं, जैसे कि आपने जो लाइन खींची है उसकी लेंथ, या फिर आप किसी छोटे से बॉक्स की लेंथ यानी लंबाई ढूंढते, तो आप किसमें करते हैं इसे मेजरमेंट? सेंटीमीटर। वहीं अगर हम बात करें कपड़े की लंबाई, यानी आपको कपड़ा लेना है, आपको अपने लिए ड्रेस सिलानी है, अपने लिए कपड़े सिलाने हैं, तो आप कपड़े का जो मापन लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं? उसे आप मीटर में लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कहीं दूर जाना है, जैसे कि आपको अपने घर से या अपने गांव से देहरादून जाए, तो आप कितना जो है डिस्टेंस के बारे में जब आप बात करेंगे तो क्या में करेंगे? आप किलोमीटर में, यानी जैसी नीड है उसके हिसाब से जो है हम यूनिट्स का चयन करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हमें कोई सेंटीमीटर या आपको मीटर का यूज करना है कहीं, जैसे कि आप सेंटीमीटर जो है आप बॉक्स की लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं, मीटर का यूज कर रहे हैं किसके लिए? आपके कपड़े की लेंथ के लिए। तो इसको मापने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? स्केल का उपयोग करते हैं। तो स्केल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग आप मेजरमेंट में, यानी जो लेंथ है, लंबाई है, इसके मापन में करते हैं। अब अगर हम बात करें मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर की, तो इनके बीच में क्या है? रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर हम बात करें 1 मीटर की, तो 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? अगर हम बात करें 1 मीटर की या 1 मीटर लंबाई की, तो ये बराबर है 100 बराबर जो है डिविजन के, जिन्हें हम सेंटीमीटर कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो ये बराबर होता है 1 मिलीमीटर के, यानी जब हम 1 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर वो लंबाई है जिसको अगर हम 10 भागों में बराबर बांटे तो जो उसका एक भाग होगा वो आपका मिलीमीटर को शो करेगा। इसी तरीके से 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 यानी 1000 मीटर के होता है। तो ये क्या है? इसके बीच में रिलेशन है, यानी जो लेंथ की यूनिट है उनके बीच में रिलेशन। अब जो ये लंबाई के मात्रक है ये आपके पास कुछ इस तरीके से है। मिलीमीटर
सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो जो मिलीमीटर है वो छोटी यूनिट है और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है आपकी? किलोमीटर। अगर हम बात करें 1 मिलीमीटर की, तो आपका जो 1 मिलीमीटर है वो क्या है? सबसे छोटी यूनिट। 1 सेंटीमीटर जो है बराबर होता है आपके 10 मिलीमीटर के। 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर के। डेसी यहाँ पे आपका आएगा मीटर। पहला है आपका मिलीमीटर, फिर है सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो अगर हम बात करें मीटर की, तो मीटर क्या होता है आपका? मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के या 100 सेंटीमीटर के। इसी तरीके से अगर हम डेकामीटर की बात करें तो डेकामीटर क्या होता है? 10 मीटर के बराबर होता है। हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर के और किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर के। वहीं अगर हम किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर आपका बराबर होता है 1000 मीटर के। तो इस तरीके से जो है ये जो यूनिट्स है ये आपस में रिलेटेड। तो पहली आपकी मिलीमीटर है, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, यानी हर एक मीटर को 100 बराबर डिवीजन में बांटा गया। कॉल्ड सेंटीमीटर, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंटीमीटर कहते हैं। ईच सेंटीमीटर हैज 10 डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर। हर एक सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं, 10 बराबर डिवीजन होते हैं और इसको हम मिलीमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर या mm कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर मेजरिंग लार्जर डिस्टेंसेस, यानी बड़े डिस्टेंस को या बड़ी जो लंबाई है, दूरियां हैं, उन्हें नापने के लिए मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। मीटर जो है वो कन्वीनियंट यूनिट नहीं है। इसके जगह हम किसका उपयोग करते हैं? हम इसमें किलोमीटर का उपयोग करते हैं और 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर के बराबर। तो बच्चों, आज हमने मोशन के कॉन्सेप्ट को समझा कि मोशन होता क्या है, गति क्या होती है। इसके बाद हमने यातायात के साधनों के बारे में समझा। आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम मेजरमेंट यानी मापन को समझ गए। आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।